Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 की सीरीज़ शुरू की है, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे के क्वेश्चंस हैं। इसमें आप लोग डेली सेट पेपर आपको मिलता है। अब 27 मई से हम अपना एक और क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मैथ की होगी। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा उसमें। ये जो आपकी सेट पेपर की क्लास है, ये आपको डेली सुबह 8 बजे मिला करेगी। और जो आपको क्लास नई शुरू करने जा रहे हैं, मैथ की पूरे सिलेबस 0 से शुरू करने जा रहे हैं, वो आपकी शाम के 5 बजे आपको मिला करेगी। तो डेली आप इन क्लास को रेगुलर अटेंड करिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। देखिए, तो आपको यहाँ पर 0 से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 27 मई से शाम के 5 बजे आपकी क्लास मिलेगी आपको। और आपको पूरा सिलेबस, मैथ का जो भी कंप्लीट सिलेबस है, पूरा यहाँ पर कराया जाएगा। और बहुत ही अच्छे से समझा कर, बारीकी से, पूरा डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट आपको डिस्क्राइब करके फिर आपको आगे बढ़ते हुए लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, आप 0 हो मैथ में, तो आप क्लास को ज्वाइन करिए। और कुछ दिन में आप जैसे जैसे देखोगे, तो इतना डिटेल में हम आपको हर कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपको मैथ जो है ना, कुछ दिनों में अच्छी लगने लगेगी। तो चलो शुरू करते हैं। हमने शुरू किया था रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 की जो किताब है, इसको हमने शुरू किया था। इसमें प्रीवियस ईयर रेलवे के जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको पर डे लगवा रहे हैं। तो आपको ये सेट पेपर पर डे लगाना है, प्लस आपको जो मैथ की क्लास 27 मई से शुरू होने जा रही है, उस क्लास को आपको पर डे अटेंड करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक कल हम करवा चुके थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि कॉसेक ए बराबर हमें दिया हुआ है 2 और सेक बी हमें दिया हुआ है √2। हमें बताना है a प्लस v का मान क्या होगा। तो देखिए, कॉसेक a बराबर 2 है। कॉसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है? तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन में आप देखो कि 1/2 किसकी होती है? तो साइन कॉसेक को आप लिख सकते हो 1/sin A। तो कॉसेक में आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक में कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है। इसी तरह से सेक में √2 किसकी वैल्यू होती है? तो सेक में √2 जो होती है, वो सेक 45 की वैल्यू होती है। कॉसेक से कॉसेक यहाँ पर हटा दो, तो a बराबर हो गया 30 डिग्री और b बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। सेक से सेक चल बसे, तो यहाँ पर b बराबर हो गया 45 डिग्री, a बराबर हो गया 30 डिग्री। a प्लस b हमें फाइंड करना है। तो a कितना है? 30 डिग्री है और b कितना है हमारा? 45 डिग्री है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका a प्लस b आ जाएगा 75 डिग्री। सही जवाब होगा आपका 75 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42, इसको रफ कर देते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था, सिर्फ टेबल पर बेस्ड था। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है वैल्यूज़ की, साइन, कॉस, टेन,
इन सब की जो वैल्यूज़ होती हैं उसी तरह से कॉसेक की वैल्यू और सेक की वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी, उसका बस वैल्यू यहाँ पर पुट की, मान रखा, a प्लस बी कर दिया, आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 कहता है कि 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो ध्यान दीजिए कि 144 विक्रय मूल्य अगर उसने 144 रेडियो उसने बेचे तो उसको 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। माना एक रेडियो उसने बेचा, एक रेडियो, मान लो कि एक रेडियो का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपये है। एक रेडियो का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो उसने 144 रेडियो बेचे ना, तो 144 रेडियो का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जब एक रेडियो 1 रुपये का बेचा तो 144 कितने के बेचेगा? एसपी, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 144 रेडियो का 144 रुपये हो जाएगा। 96 की हानि हुई तो 96 रेडियो कितने के पड़ेंगे उसको? 96 रेडियो उसको पड़ेंगे, 96 का एसपी ₹96। अब 96 की हानि हुई है ना उसको, तो हानि बराबर ₹96 है। तो हानि हो या लाभ हो, हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य यहाँ से हम निकालेंगे कि जब हानि हो रही है, उसने बेचा 144 रुपये में किसी वस्तु को, 96 की हानि हुई तो खरीदा कितने में होगा? 144 प्लस 96 में। 4 और 6 हो गया 10, 0 1 हासिल, 4 और 1 5, 9 और 5 14, कि 4 1 हासिल, 1 और 1 2, 240 रुपये में उसने उस वस्तु को खरीदा है। अब जब 240 में खरीदा है और हानि हुई 96 की, तो हमें बताना है कितने प्रतिशत हानि हुई। तो देखिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि कितने की हुई? 96 की हुई है। हमेशा सीपी पे निकालते हैं, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा आप किस पे कैलकुलेट करोगे? सीपी पर। तो यहाँ पर 96 की हानि हुई बटे सीपी कितने में खरीदी थी? 240 रुपये में, और प्रतिशत में बताना है तो 100 का गुणा होता है। ये 0 से 0 कट गया, 4 से ये काटेंगे 96 को, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 4 छिंग 24, 6 चौके 24। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 40% हानि हुई है उसको। ठीक है, पूरा डिटेल और कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको सेट पेपर भी लगवाते हुए चल रहे हैं। हर एक चीज़ बहुत बारीकी से हम लिखते हुए आपको समझा रहे हैं। नहीं तो ये क्वेश्चन जो था मात्र मेंटल सॉल्यूशन का था, आप दिमाग में इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हर एक लाइन आपको यहाँ पर मैंने समझाई है। और जब आप इसको सीख जाएंगे और खुद से करेंगे तो आप इसको मेंटली सॉल्व कर पा रहे होगे। एक लाइन में आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43। कहता है कि 250 भागे -5 प्लस -5 ऑफ 63 डिवाइड -28 डिवाइड -4। ये वैल्यू आपको पता करनी है।
तो देखिए बॉडमास के अकॉर्डिंग बॉडमास क्या कहता है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 250 भागे -5, ये ब्रैकेट हटेगा छोटा, माइनस है ये बाहर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5 ऑफ 63 भागे 4 का 28 में भाग दोगे तो 4 सत्ते 28, यहाँ भी माइनस तो कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस के 7, ये आ गया 250 भागे -5 ऑफ 7 का 63 में भाग होगा तो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, ये आ गया 250 भागे -5। अब पहले ये ऑफ को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस नहीं होगा, पहले ऐड नहीं होगा, पहले ये ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 9 का 5 में गुणा कर दो तो हो जाएगा आपका -45 और 250 भागे माइनस और माइनस के हैं दोनों तो जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह जोड़ते हैं, 45 और 5 हो जाएगा 50, किसके माइनस के हो जाएंगे। अब भाग हो रहा है तो 50 का 250 में जब आप भाग दोगे तो 50 पंचे 250 माइनस के 5 आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। पूरा बेसिक से और बहुत बारीकी से समझाते हुए हम हर क्वेश्चन को कर रहे हैं, एक एक लाइन आपको पूरी लिख कर बता रहे हैं, एक भी लाइन आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं कि आप नहीं समझ पाओ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44 में कह रहा है निम्नलिखित तालिका के आधार पर सुबह 6 से दिन के 12 बजे तक के बीच औसतन कितने प्रस्थान करते हैं। तो देखो सुबह 6 से 12 बजे तक अगर हम देखें, 6 से 7, 6 to 7 जो है वो 4 प्रस्थान कर रहे हैं, 7 to 8 2 और 8 to 9 2, 9 to 10 1, 10 to 11 1, 11 to 12 2। तो यहाँ पर आपको निकालना है औसत। तो औसत क्या होता है, सभी का योग, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 2 12, योग तो आ गया 12। अब कितने स्लॉट बन रहे हैं, देखो 6 से 7 1 घंटा, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और ये 6, तो 6 हो रहे हैं। कितने स्लॉट है, 6 स्लॉट में ये प्रस्थान करते हैं। उड़ानों का ये समय है तो 6 स्लॉट में, तो यहाँ पर आप कहोगे कि औसत जो होता है बराबर योग बटे उनकी संख्या, कितने हैं 6, 6 स्लॉट में जब जाएंगे तो 6 दूनी 12, आपका सही जवाब हो जाएगा 2। बहुत ही आसान सा सवाल था, एक लाइन में होने वाला, ये तो पूरा प्रश्न है यहाँ तक, सिर्फ इनको जोड़ा। और कितने स्लॉट हो रहे हैं, 6, तो 6 1 2 3 4 5 6, 6 स्लॉट हो रहे हैं, 6 का 12 में भाग दिया 2 आ गया, तो औसत आ जाएगा इनका 2। क्वेश्चन नंबर है 45 में बताना है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो त्रिभुजों की संख्या बतानी है, आकृति बना लें।
इस तरह की आकृति है। त्रिभुजों को काउंट करना है तो देखिए छोटे त्रिभुज से काउंट करना शुरू करते हैं। अगर ये त्रिभुज बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो आकृति बनी हुई है ये तो इस आकृति को कैसे काउंट करते हैं त्रिभुजों को? यहाँ पर एक लिखो, यहाँ दो, और एक और दो जोड़ा तो कितना हो गया? 3। यहाँ पे हो गए 3 त्रिभुज। इसी तरह से ये जो आकृति है नीचे ये बन रही है, ये तो इस आकृति में भी 1 और 2 लिखो, 1 और 2 को जोड़ो 3, तो 3 त्रिभुज यहाँ बन गए। अब देखो आप ये बड़े वाले त्रिभुज में, ये बड़े त्रिभुज में, इसमें बीच में ये, इसमें भी इस तरह से लाइन खींची हुई है। तो जितने भी त्रिभुज जिसमें बीच में से लाइन यहाँ पर खींच दी जाती है तो उनको काउंट करने का नियम क्या होता है? यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर 2, 1 और 2 जोड़ो 3 हो गए, तो 3 त्रिभुज यहाँ पर बन गए। ठीक है, अब इसी तरह से ये नीचे वाले त्रिभुज में काउंट होगा, ये और ये। तो इसमें भी देखिए ये लाइन खिंची हुई है, तो 3 इसमें हो जाएंगे, 1 2 और 2, 1 2 को जोड़ो तो 3 बन गए नीचे वाले त्रिभुज में। ये कह रहे हैं नीचे वाला ये त्रिभुज, 3 इसमें, 3 ऊपर वाले में, 3 इसमें और 3 इसमें, 3 6 9 12, 12 त्रिभुज हो गए। अब यहाँ पर देखिए 13 14 15 16 त्रिभुज ये हो गए। अब जैसी आकृति यहाँ बनी हुई है सेम वैसी ही आकृति यहाँ पर है, तो 16 जब यहाँ है तो 16 ही त्रिभुज इधर बन जाएंगे इतने। तो 16 यहाँ और 16 यहाँ, 16 दूनी 32, और जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको 32 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 36 नंबर, तो आगे आपको काउंट ही नहीं करना है, 36 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करो, है ना। अगर आपके ऑप्शन में 32 से ऊपर सिर्फ एक ही ऑप्शन है 36 नंबर, तो त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगी वो 36 हो जाएगी। आगे आपको समय वेस्ट नहीं करना है, तो 36 त्रिभुज इसमें बन जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन 46 कहता है 42 सेंटीमीटर व्यास की धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है। देखो जब भी किसी भी चीज को पिघला रहे हों तो उसका आयतन हमेशा बराबर होता है, किसके आयतन के बराबर? पिघलाकर जो वस्तु बना रहे हों। धातु के एक ठोस गोले को पिघलाया, अगर धातु के एक ठोस गोले को इन्होंने पिघला रहे हैं तो यहाँ पर आप कहेंगे कि व्यास, जब डायमीटर जो है वो है 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? रेडियस इसकी आधी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो ये सेंटीमीटर में है और आगे लिखा हुआ है एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7 मिलीमीटर होता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर लो, तो यहाँ पर आप भाग दे दोगे 100 का, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करना होगा तो भाग देना होगा 100 का, तो ये हो गई आपकी त्रिज्या। ठीक है, अब इसी तरह से ये किसकी हो गई? धातु के ठोस गोले की। अब एक तार बनाया जाता है और तार की जो त्रिज्या मान लेते हैं हम, तार की रेडियस जो हो जाएगी कैपिटल R, और ये व्यास जब 7 मिलीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7/2, आधी होती है त्रिज्या व्यास की। 7/2 मिलीमीटर है इसकी त्रिज्या, और मिलीमीटर यहाँ पर ये दिया हुआ है, मिलीमीटर यहाँ पर देखो ये मीटर में हम चेंज कर चुके हैं, इनके मात्रक समान होने चाहिए।
ये मीटर है तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो भाग दे देंगे यहाँ पर हम 1000 का, तो ये आ जाएगा आपका तार की त्रिज्या। अब ये कह रहे हैं कि इस ठोस गोले को पिघलाकर कितने एक तार बनाया जाता है कि तार की लंबाई कितना लंबा तार बन पाएगा। तो ठोस गोले को जब पिघला रहे हैं तो यहाँ पर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ इक्वल टू, तार कैसा होता है, तार होता है एक बेलन के आकार का, तो बेलन का आयतन होता है पाई r²h। तो यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 r³ क्या है 21/100, 21/100 गुणे 21/100 गुणे 21/100, क्यूब था ना तो क्यूब कर दिया, 3 बार लिख दिया इसको हमने r³ बराबर r²h कैपिटल R का स्क्वायर, तो 7/2 गुणे 1000 गुणे 7/2 गुणे 1000, ये आ गया, और गुणे में है h, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो ये है, 1 2 3 4 5 6 जीरो ये हो गए, ये कट गए, 7 से इसको काट दो, 7 तिया 21, दूसरे 7 से दूसरा 21 काटो, 7 तिया 21, नीचे 3 है ऊपर 3 है, ये कट गए। अब यहाँ पर बच रहा है हमारा 4, फिर आपका 3, फिर 21, और यहाँ पे नीचे बच रहा है 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 पक्षांतर होके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 गुणे 2 यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ सिर्फ बचा हमारा h। इन सब का आप गुणा कर दो तो 4 चौके 16, 16 दूनी बत्ते 16 तिया 48, तो 48 यहाँ पर आ जाएगा, और 48 गुणे 21, तो 21 अट्ठे 168 की 8, 16 हासिल, 21 चौके 84, 84 और 16 हो जाएगा हमारा 100, तो 1008। अब ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1008 सेंटीमीटर और 1008 मीटर, तो आप देखो यहाँ पे हमने मीटर में चेंज किया था ना दोनों को, ये भी मीटर में किया था, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, मीटर में ही आएगा, सही आंसर होगा 1008 मीटर। ठीक है, पूरे स्टेप हम कर रहे हैं, एक भी स्टेप नहीं छोड़ रहे। आपका उद्देश्य है सिर्फ सीखना, जब आप सीख जाओगे कम समय में ऑटोमेटिक होने लगेंगे अपने आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को अभी जो 1 मिनट लगा 2 मिनट लगे, आप इस क्वेश्चन को सेकंड में कर रहे होगे, लेकिन पहले जरूरी है कि आप इसको सीखो। ठीक है ना, आना जरूरी है, अगर आता है तो आप उसको शॉर्ट में ऑटोमेटिक करने लगोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 47, एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1 किलोमीटर प्रति घंटा 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो देखो, पहले जो थी वो स्पीड थी 50, ठीक है ना, पहले जो स्पीड थी v मान लिया हमने, स्पीड को v थी, और v जो है पहले थी प्रारंभिक 50 थी, फिर 1/10 कम हो गई। अगर हम कहें 50 का 1/10 तो कितना होता है, तो 50 का 1/10 आएगा 5, कम हो गई ना, तो 50 से 5 कम हो जाएगी तो कितना बचेगा 45। रेशियो में काट दो इसको, तो 5 धाम 50 और 5 नाम 45, 10:9, मतलब पहले स्पीड थी 10 अगर,
तो अब हो गई 9। और दूरी वो कह रहे हैं कि निश्चित है। अगर दूरी निश्चित होती है, दूरी और चाल वाले सवालों में यदि दूरी निश्चित है तो आपका देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। यदि दूरी निश्चित है, मान लो 1 है दूरी, दूरी निश्चित है 1 है दूरी, तो चाल और समय में क्या रिलेशन होगा? तो चाल गुणे समय। तो समय यहाँ पर हमें चाल दी हुई है तो समय को पक्षांतर कर दो, यहाँ गुणा हो रहा वहां जाके भाग हो जाएगा, तो 1/समय बराबर चाल। मतलब समय जो होगा वो चाल का इन्वर्स हो जाएगा, पलट जाएगा। अगर चाल 10 से 9 हो रही है तो समय क्या हो जाएगा? 9 से 10 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर पहले 9 यूनिट का समय उसको लग रहा था और अब 10 यूनिट का समय लग रहा है, तो ज़्यादा लग रहा ना समय, देर हो गई कितनी? 1 यूनिट की। और प्रश्न में कितने मिनट की देरी हो रही है? 18 मिनट की देरी हो रही है प्रश्न में। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग 18 मिनट की देरी हो रही है। 1 यूनिट बराबर 18 है, तो पहले जो है 9 यूनिट का समय लग रहा था ना, तो 1 यूनिट बराबर 18 है, तो 9 यूनिट बराबर कितना? तो 9 गुणे 18 कर दो तो कितना हो जाएगा? 18 नम्मा 162 मिनट आएगा ये। अब आपको निकालनी है दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी है हमारी? 50 थी प्रारंभिक, समय कितना लग रहा है? 162 मिनट। देखो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मिनट में है, तो मिनट को भी हम घंटे में चेंज करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 4 6 7 42, 5 गुणे 27, तो 5 गुणे 27 हो जाएगा, 5 7 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 135 किलोमीटर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसका सही जवाब होगा 135 किलोमीटर। रफ कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है 48, लिखा हुआ है -(-6) ब्रैकेट 3 -8 -3 ब्रैकेट भागे 4 मंजिला ब्रैकेट 12 प्लस -3 गुणे 6 मंजिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ये है सवाल। तो देखो माइनस और ब्रैकेट में है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 6, ब्रैकेट में 3 माइनस मंजिला कोष्टक 8, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस के 3 मंजिला कोष्टक बड़ा कोष्टक भागे 4 मंजिला कोष्टक 12 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस के 3 गुणे 6 मंजिला कोष्टक बड़ा कोष्टक 6 3 माइनस 8 और 3 11, ब्रैकेट हट जाएगा मंजिला, बड़े ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस 11 भागे 4, पहले गुणा होगा 18, 18 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6, लेकिन 6 किसका बचेगा? माइनस का, और बाहर ये 4 है तो 4 में आके -6 का गुणा हो जाएगा। 6 तिया 18, 18 में से 12 गए 6 बचे, और यहाँ पर 4 में आके गुणा हो जाएगा 6, 11 में से 3 गए तो 8, गुणे में आ जाएगा माइनस के 8 और भागे 4 छिंग 24 माइनस के आ जाएंगे
अब यहाँ पर आप करोगे छः गुणे -8, भाग को बदलो गुणा में, बटे में 1/24, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 या 24 और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 2। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 ये कहता है कि √45 गुणे √20 बटे √12 गुणे √3। इसका मान हमें बताना है। तो देखो 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 9 गुणे 20 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 बटे 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 गुणे √3। अब 9 का क्या बाहर आ जाएगा, 9 का एक 3 बाहर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, √5 गुणे 4 का रूट आ जाएगा 2 बाहर, अंडर रूट बचेगा 5 बटे यहाँ पे 4√3, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 गुणे में √3। अब यहाँ पर आप कहोगे कि 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 और √5 और √5 का गुणा होगा तो 5 बचेगा। देखो पूरे स्टेप लिख देते हैं हम, 3 का 2 में गुणा और √5 और √5 का होगा तो 5 हो जाएगा बटे 2 और √3 इंटू √3 हो जाएगा तो कितना, 3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका 5। सही आंसर आएगा आपका 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सांद्रा और मयूरी, तो सांद्रा का S मान लेते हैं और मयूरी का M मान लेते हैं, ये दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तथापि मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य का 1/3 कार्य पूरा हो जाने पर चली जाती है। मान लो कि मयूरी पूरा काम M दिन में कर देती है, M दिन में पूरा एक काम करती है मयूरी। अगर M दिन में पूरा एक काम करती है तो उसने कहा है कि 1/3 काम करती है वो। अगर 1/3 काम करेगी तो कितने समय में करेगी, M/3, मतलब M का 1/3 कर देंगे, M का 1/3। अगर M दिन में पूरा एक काम कर रही तो 1/3 कितने दिन में करेगी, M गुणे 1/3 दिन में। प्लस अब सांद्रा 1/3 काम हो चुका है, अब सांद्रा का नंबर आता है और सांद्रा अगर पूरा काम S दिन में पूरा एक काम करती हैं सांद्रा, तो सांद्रा अगर S दिन में पूरा एक काम करती हैं तो 2/3 काम करने में इनको कितना समय लगेगा, S का 2/3 भाग समय। और जब ये 1/3 मयूरी करती हैं, 2/3 सांद्रा करती हैं, और इस तरह से काम पूरा होने में 104 दिन का समय लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है हमसे, यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर पाएगी। इसका जरा हम LCM निकाल दें, 3 आ जाएगा यहाँ पर, ऊपर बचा M और यहाँ पर बचा 2S, बराबर में है 104, तो M प्लस 2S इज इक्वल टू 3 का यहाँ जाके गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 312। अब यहाँ पर मतलब है कि जो काम मयूरी एक दिन में करती है, सांद्रा को वो काम पूरा करने में 2 दिन का समय लगता है। ठीक है,
अब ऑप्शन में आपको दिया, अगर इसको आप बेसिक से जाओगे तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन की मदद से करो। इसने कहा है सांद्रा अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर पाएगी। मान लिया हमने कि सांद्रा अगर 240 दिन में कर रही, अगर हम ऑप्शन ए लेकर देखते हैं, सांद्रा अगर 140 दिन में करती है तो m+2, सांद्रा की जगह 140 रखो, 240 है सॉरी, 240 बराबर 312, तो m प्लस 240 दूनी 480 और 480 यहाँ जाके घटेगा तो माइनस की वैल्यू देगा, 312 माइनस के 480, तो माइनस में तो आएगा नहीं, m की वैल्यू मयूरी माइनस में तो काम करेगी नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी पे चेक करें। अगर ऑप्शन बी हम चेक करें 120 रख के देखें, मयूरी +2 इंटू सांद्रा अगर 120 दिन में पूरा काम करती हैं तो 120 गुणे 2 बराबर है 312, तो m प्लस 120 गुणे 2 240, यहाँ पर जुड़ रहा है वहाँ जाके घटा दो, तो 312 में से 240 घट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 72। मयूरी 72 दिन में पूरा एक काम करती है और सांद्रा का हमने ऑप्शन से कितना माना, ऑप्शन से हमने माना बाय ऑप्शन बी, ऑप्शन बी से हमने माना कि सांद्रा पूरा काम 120 दिन में करती है। अब चेक कैसे करेंगे कि ये सही है या नहीं, तो देखो इसने कहा कि मयूरी 1/3 काम करती है, मतलब मयूरी का 1/3 दिन में होगा वो काम। अगर 72 दिन में पूरा एक काम कर रही तो 1/3 दिन काम करती है वो, तो कितना आ जाएगा, 3 का भाग दे दो, 3 दूनी 6, एक हासिल, 3 चौके 12, 24 दिन लगेंगे। और यहाँ पर जो सांद्रा है वो 2/3 भाग काम करती है, तो 2/3 120 का 2/3 कर देंगे, 3 चौके 12 40, और 40 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 80 दिन उसको लग जाएंगे। और दोनों मिलकर यहाँ पर कह रहे हैं कि 104 दिन में कर देते हैं। ये 1/3 काम 24 दिन में किया, 2/3 काम 80 दिन में किया, दोनों को जोड़ दो अगर तो आ रहा है आपका 104 दिन। तो टोटल काम जो हो जाएगा वो 104 दिन हमारा आ गया। क्या रखने से आया, ऑप्शन बी को रखने से आया। ऑप्शन बी 120 रखने से हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है कि 24 और 80 जोड़ा 104, और 104 दिन में उनको पूरा टाइम लग रहा था काम करने में। क्वेश्चन नंबर है 51, और 51 में ये कह रहे हैं एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है। तो देखिए अगर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 50,000 की प्रति माह बिक्री होती है, 50,000 की प्रति माह बिक्री होती है और 30% भाग डेयरी उत्पाद है उसका, तो यही तो पूछा है कि डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि कितनी है, तो 30% है, 50,000 का 30% आप निकाल दोगे, 0 से 0, 0 से 0 ये कट जाएंगे। अब क्या बचा, 3 और गुणे 5 कर दो, 3 पंचे 15 और 1 2 3 0 बचे, तो 3 0 आप लगा दोगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा 15,000 रुपये उसकी डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि है। क्वेश्चन नंबर है 52। क्वेश्चन 52 क्या कहता है कि एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाला 8 घंटे लगाता है। अगर नदी के ऊपर की ओर जा रहे हैं और ऊपर की ओर जब कोई चढ़ेगी तो धारा के विपरीत दिशा में होगी ना। अगर ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है और इस नदी में
जो नाव है इसके विपरीत दिशा में चल रही है। ये नाव अगर विपरीत दिशा में आ रही है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर आ रही है तो V1 नाव की चाल माइनस V2 धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। चाल बराबर दूरी बटे समय, कितना समय लगता है उसको, 5 घंटे, सॉरी उसको लगता है V1 माइनस V2 बराबर 60 बटे 8 घंटे उसको लगते हैं धारा के विपरीत दिशा जाने में। और यहाँ पर V1 धारा की चाल प्लस V2 V1 नाव की चाल प्लस V2 धारा की चाल, जब वो धारा की दिशा में जाएगी तो 60 किलोमीटर की दूरी वो कवर करेगी नाव, और कितने समय में, 5 घंटे में। 8 से काट दो, 8 सत्ते 56 और बचे 4, तो 8 पन 40 पॉइंट लगा दो और 8 पन 40, 5 से 60 कटेगा 12 बार। यहाँ पे सॉल्व कर दो, माइनस प्लस कट जाएंगे और V1 और V1 कितना हो जाएगा, 2V1 हो जाएगा। 12 और 7 19.5 आ गया, तो V1 बराबर हो जाएगा, 2 का भाग दे दो, यहाँ गुणा तो वहाँ जाके भाग हो जाएगा। V1 किसकी चाल थी, नाव की, तो 2 नाम 18 एक हासिल, तो 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 9.75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 53। क्वेश्चन 53 में ये कहता है कि एक बिंदु के निर्देशांक जो -1,9 है एवं इतने 11,1 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये अगर 2 बिंदु हैं और इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले निर्देशांक जो हैं -1,9 है और ये है आपका 11,1, और बीच में कोई बिंदु है, ये 3:1 के अनुपात में इसको विभाजित करता है। इस बिंदु के निर्देशांक हमें बताना है। तो ये माना जाता है ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये m हो गया, ये n हो गया। तो सीधा आपको क्रॉस करना है, इसका इधर और इसका इधर। तो यहाँ पर m का इधर हो रहा है तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। तो m कितना है, m है 3, x2 कितना है, x2 है 11, n कितना है, n है 1 और x1 कितना है -1। तो 1 गुणे -1 कितना हो जाएगा, -1 बटे m प्लस n कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कॉमा m/2 m है 3 और y2 कितना है, 1 है, प्लस n कितना है, 1 है और y1 कितना है, 9 है, बटे m प्लस n कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें 4। 11 तिया 33 माइनस 1 हो जाएगा 32 और बटे 4, कॉमा 3 और 9 हो जाएगा 12 बटे 4, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12। तो हमारे जो बिंदु आ गए 8,3 बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 54। 54 कहता है कि बिंदु A से शुरू करके x उत्तर की ओर 15 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु B पर पहुंचने के लिए चलता है। अगर ये बिंदु A है और इस A से शुरू करके उत्तर की ओर 15 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु B पर पहुंचने के लिए x चलता है, जहाँ से वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ेगा तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा,
और बाईं ओर मुड़ के वो 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु डी पर पहुंचता है। ये दाईं ओर मुड़ा, बिंदु डी पर पहुंचा और कितना चला? 10 किलोमीटर। ये आ गया बिंदु डी। अब बिंदु डी से फिर वह जाता है, आखिर में दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। 30 चलेगा तो ये आपका गया 30, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो हो जाएगी दूरी, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, और ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी। ये टोटल 30 है तो ये कितनी बची? 20 बची। अब वो कह रहा है कि शुरुआती और समापन बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है। शुरुआती बिंदु ये है, समापन बिंदु ये है, तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? तो ये इसको मिला दो यहाँ पर, और ये आप देख रहे हो कि ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज, ये ट्रायंगल बन गया। अगर ये 10 है, ये 15 है, तो लंब कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा ये टोटल, और ये कितना है? 20 है, और ये क्या हो जाएगा? अगर ये 90 है तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये ई बिंदु मान लो ई पर गया था, तो ए ई का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर 400, ए ई का स्क्वायर 625 और 400 कितना हो जाएगा? 1025 हो जाएगा बराबर ए ई, और स्क्वायर हटा दो ए ई से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट। अब ऑप्शन चेक करो आप कि 1025 जो है किसका बनेगा? ऑप्शन नंबर ए को अगर चेक करें तो ए का अगर अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 36 गुणे 41, और यहाँ पर आएगा 6, नहीं बनेगा क्योंकि इकाई अंक हमें 5 चाहिए और यहाँ पे 6 बनेगा, तो नहीं आएगा। ऑप्शन ए से नहीं होगा। ऑप्शन बी को अगर चेक करें तो 5 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 25 गुणे 41, तो 1 का 5, सीधा 25 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 से कम 25, 5 2 हासिल, 25 चौके 100 और 2 102, तो 1025 क्या ऑप्शन से आ रहा है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका सही आंसर, 5 अंडर रूट 41 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 55। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। देखिए त्रिभुज काउंट करते हैं तो यहाँ पर आकृति को सबसे पहले बना लें, ये बन गया। ये है आकृति। अब इस आकृति में आपको त्रिभुज काउंट करना है, तो त्रिभुज देखिए यहाँ पर आपके 1 2 3 4 इस तरह के जो भी आपके बनेंगे, इस तरह की आकृति में आपका ये क्रॉस बना हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे गिनती लिखना है 1 2 3 4, और त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, इसका दुगना कर दो तो त्रिभुज बन जाएंगे 8। तो इस पूरी आकृति में त्रिभुज हो गए 8 आपके, 8 त्रिभुज ये बीच में बन गए। 8 के बाद 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, 14 त्रिभुज हो गए।
अब 14 के बाद आप देखो, 14 के बाद इसको मिला दो, ये वाला त्रिभुज, पंद्रह, ये जो है ये वाला त्रिभुज, ये बनेगा, यहाँ से ये बन रहा है, ये हो गया 16, ये वाला, ये हो गया 16 नंबर। और फिर आप कह सकते हो कि एक जो त्रिभुज बन जाएगा वो त्रिभुज आपका बन जाएगा ये वाला, ये बन रहा है। ये आए, ये गए और ये, तो एक त्रिभुज आपका ये बन गया, तो ये हो गया 17। अब आप ऑप्शन चेक करिए कि 16 से ज़्यादा, सीधा 21 ऑप्शन है ना, जब हम 16 से ज़्यादा काउंट कर चुके हैं तो आगे काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा ऑप्शन आपको टिक करना है 21। 21 आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 56, 56 नंबर प्रश्न कह रहा है, अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। तो यूजीन की आयु से कम होगी ना, तो मानो यूजीन की अभी जो आयु है, यूजीन की आयु वो x वर्ष है, तो पन्ना की जो आयु है वो 3 गुने से 4 वर्ष कम है, तो पन्ना की आयु हो जाएगी इसके 3 गुने से, 3 गुना कर दिया यूजीन की आयु का, उससे 4 कम है तो 4 और कम कर दिया। अब ये कह रहे हैं उनकी वर्तमान आयु का योग, ये कब की है, ये आयु है इनकी 3 साल बाद, तो 3 साल पहले आएंगे तो वर्तमान आ जाएंगे, तो वर्तमान में आने के लिए यूजीन की आयु से 3 माइनस करना होगा, प्लस इसकी आयु से 3 कम करना होगा, और इन दोनों की वर्तमान आयु का योग है हमारा 54 वर्ष है, तो x और 3x हो गया 4x, 3 और 4 7 3 10, माइनस के 10 बराबर 54, तो 4x बराबर 10 यहाँ घट रहा है, वहाँ जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 64, x बराबर हो जाएगा 4 एकम 4 2 हासिल 4 छिंग 24, x बराबर हो गया 16। अगर x बराबर 16 हुआ है तो पन्ना की वर्तमान आयु पूछिए, पन्ना की वर्तमान आयु जो हो जाएगी, अगर 3 वर्ष बाद इतनी है तो 3 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 3x माइनस 4 माइनस 3, ये वर्तमान आयु है पन्ना की, तो पन्ना की वर्तमान आयु ये हो जाएगी, x का मान रख दो इसमें, तो 16 3 48, 4 और 3 7 माइनस के, तो 41 वर्ष हो जाएगी पन्ना की वर्तमान आयु। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन 57 में कह रहे हैं कि 6/8 में 5 और 6/25 में
4 के स्थानीय मान का योग लिखो। तो स्थानीय मान का योग लिखना है तो सबसे पहले भाग दे दो। 8 का 6 में भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा। 8 सत्ते 56, 4 बचा 8 45, तो 8 का 6 में भाग देने पर आ गया 0.75। और 25 का 6 में भाग देंगे तो पॉइंट लगा दो तो 60 हो जाएगा। 25 दूनी 50, 10 बचा 25 चौके 100, 0.24 आ गया। यहाँ पे बताना है 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान कौन से नंबर पे है? दूसरे। तो यहाँ पे 0.05 अपॉन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0। योग बताना है तो योग कर दो, प्लस यहाँ पर देखिए 0.04 अपॉन 100 आ जाएगा पॉइंट हटाने से। 100 और 100 का लासा आ जाएगा 100, 5 और 4 ऊपर जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका सही आंसर आएगा 9/100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। और 58 में ये कह रहा है एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण। एक टावर है और इस टावर के शीर्ष से भूमि के एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और टावर की ओर आगे बढ़ने पर 20 मीटर जब हम टावर की ओर साइड जाएंगे तो ये एक्स बिंदु प्राप्त होता है। जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। ये जो 30 था ये बदलकर हो गया 60 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि बिंदु ए से टावर के बीच की दूरी कितनी है। यहाँ से लेके यहाँ ये टावर है, इस टावर की दूरी कितनी है? तो ये 20 हो गई, इसको y मान लो आप, इतनी दूरी को y मानो। तो इसको मान लिया a, इसको b, इसको c और इसको d मान लो। ये x बिंदु है, x मान लो। तो त्रिभुज बी एक्स सी में, त्रिभुज बी एक्स सी में अगर हम लेंगे तो दिया, इसको हाइट मान लो h, तो 1060 है और 1060 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3। तो यहाँ पर लाल बटे कक्का, तो h लंब बटे आधार आ जाएगा। आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। तो लंब बटे आधार, तो लंब है h और आधार है y। 1060 की वैल्यू है हमारी √3 बराबर h अपॉन y। y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h की वैल्यू आ जाएगी √3y। ठीक है। अब इस तरह से आप लोगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ABC में 1030 बराबर लंब बटे आधार, लंब है h और आधार है 20 प्लस y। 1030 का मान है 1/√3 बराबर h अपॉन 20 प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई h की वैल्यू है √3y और इसका यहाँ पर कर दो। तो 20 प्लस y बराबर √3, h हो जाएगा 20 प्लस y बराबर हो जाएगा √3 और h का मान कितना है यहाँ से रख दो, h का मान √3y है। तो 20 प्लस y बराबर हो जाएगा √3 इंटू √3 हो जाएगा 3y।
20 यहीं पे रहने दो, y को पक्षांतर कर दो उस साइड, तो y जो हो जाएगा 2y बचेगा, 3y थे, 1y यहाँ जाएगा तो माइनस के y हो जाएगा, तो 3y में से 1y जाएगा, बचेगा 2y, और y बराबर यहाँ पर 2 का गुणा हो रहा, वहाँ जाके भाग हो जाएगा, तो 2 धाम 20, y का मान आ गया 10। इस y का मान है 10, पूरी दूरी निकालनी है a से b तक, तो ये 20 हो गई, ये 10 हो गई, तो टोटल ए बी की जो दूरी हो जाएगी ए बिंदु से टावर के बीच की दूरी 20 + 10, ये हो जाएगी आपकी 30 मीटर की दूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 59। 59 में ये कह रहे हैं त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं पर, त्रिभुज है एक और इस त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं पर बड़े त्रिभुज में 3 छोटे त्रिभुज बनाए जाते हैं। 3 छोटे त्रिभुज बना दो बिंदुओं पर, 3 शीर्ष बिंदुओं पर, ये इस तरह से 3 छोटे त्रिभुज बन गए। अब ये कह रहा है कि छोटे त्रिभुज का प्रत्येक भाग बड़े त्रिभुज के समरूपी भाग का 1/3 लंबा है। छोटे त्रिभुज का जो भी भाग है वो बड़े वाले त्रिभुज के उस भाग का, जैसे इस छोटे वाले त्रिभुज की ये जो भुजा है, तो बड़े वाले त्रिभुज की पूरी भुजा, ये यहाँ से लेके ये ए से बी तक, ये पूरी भुजा ये समरूप कहलाती, मतलब इसकी जो है छोटे वाले त्रिभुज की जो भुजा बड़े वाले त्रिभुज की वही भुजा, तो छोटे वाले त्रिभुज की क्या है, बड़े वाले त्रिभुज की 1/3 है। तो अगर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 3 है तो ये इसकी 1/3 छोटे वाले की हो जाएगी, पूरी 3 है, और छोटे वाले की कितनी है, 1/3 है, तो 3 से 3 कट जाए, कितनी बची, 1। अब 1 बची छोटे वाले त्रिभुज की, ये भी 1 हो जाएगी, तो टोटल 3 है, तो 1 और 1 2 हो गया, बची कितनी, ये बीच में हो जाएगी 1। इसी तरह से ये भी 1, ये भी 1, ये 1, ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 1। त्रिभुज कैसा हो गया, जब सभी भुजाएं बराबर हो गई, त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो गई, तो त्रिभुज हो जाता है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, 3 छोटे त्रिभुज का एक साथ लिया गया क्षेत्रफल का अनुपात। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है, 1 है इसकी, 1 का स्क्वायर इंटू कितने हैं, 3 त्रिभुज हैं, तो 3 का गुणा कर दिया। इसका अनुपात बताना है किसके साथ, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो वो भी समबाहु त्रिभुज है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है, 3 का स्क्वायर, √3/4 से √3/4 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 अनुपाते 3 का स्क्वायर 9, 1 और 3 त्रिका 9, 1 अनुपाते 3 सही जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में ये कह रहे हैं 150 छात्रों की एक कक्षा में हर कोई कम से कम एक खेल कबड्डी या खो खो खेलता है। तो इस तरह से बना लें, ये कबड्डी मान लो इसको, और 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं और 18 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो दोनों खेल खेलते हैं मतलब कबड्डी और खो खो का, ये हो जाएगा खो खो,
जो दोनों गेम खेलते हैं वो हैं 18 छात्र और 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं। इन्होंने कहा 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं, लेकिन ये तो नहीं कहा कि सिर्फ कबड्डी खेलते हैं 78 लोग, नहीं। तो उन्होंने कहा कबड्डी, तो ये 18 लोग भी तो कबड्डी के क्षेत्र में आ रहे हैं ना। तो 78 में से सिर्फ अगर कबड्डी की बात की जाए कि कबड्डी सिर्फ कितने लोग खेलते हैं, तो 78 में से 18 हटा दो तो बचे कितने, 60। अब टोटल हैं 150। 150 में से ये 60 लोग कबड्डी खेलते हैं। अगर 60 कबड्डी खेलते हैं तो बचेंगे कितने, 90। तो 90 कौन क्या खेलेंगे, खो खो। तो 90 अगर खो खो खेलते हैं, टोटल कितने, 150 में से, तो 150 में से अगर 90 खो खो खेलते हैं तो कितना प्रतिशत बना। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 1 0 से 1 0 काट दिया, 3 तिरका 9 और 0, 3 पंचे 15, 5 दूनी 10, 30 दूनी 60। 60% आपका सही जवाब हो जाएगा कि खो खो कितने लोग खेलते हैं। तो खो खो खेलते हैं 60% विद्यार्थी, 60% छात्र खो खो गेम खेलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 60 क्वेश्चन आज हम लोगों ने पूरे कर लिए, कल फिर आगे चलेंगे। और 27 तारीख से, 27 मई से आपकी मैथ की 0 लेवल से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। शाम के 5 बजे आपको मैथ की क्लास मिलेगी और सुबह 8 बजे आपको सेट पेपर की क्लास प्रतिदिन आपको मिलेगी। तो आपको ये दोनों क्लास करते रहना है। आपका एग्ज़ाम अगर ये नियमित रूप से लगाते हो तो एग्ज़ाम आपका ज़रूर निकलेगा, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो, पुलिस हो, यूपी SSS का कोई एग्ज़ाम हो, इस मैथ के अलावा आपका और कोई प्रश्न नहीं आएगा। इसी पैटर्न पर, इसी मेथड पर सारे सवाल ही आएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।